चलिए फिर आ रही आवाज, क्लास शुरू की जाए। लिंक से अभी सभी को शेयर कर दीजिए एक बार। ओके जी, ओके। हेलो बुलेट कुमार, रवि कुमार। चलिए बाबू, तो शुरू की जाए क्लास। आज का सेशन केमिस्ट्री का। कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी बिलियन में दूध हो गया, स्याही हो गया, तो इन कोलाइडी कणों में जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है बाबू? देखो, कोलाइडी बिलियन जो कणों का आकार होता है वो 10 के पावर -4 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अच्छे से हमने इसको पढ़ा भी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग का? ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे एक्चुअली 5 दिया है, लेकिन 10 के पावर -4 से 10 के पावर -7 सेम होता है। तो ठीक है, ये आंसर थोड़ा मिलता जुलता है, तो ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ओके जी, आप लोग कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए बाबू, जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाए। दूध है, दूध क्या है? जल में परिक्षेपित वसा, वसा में परिक्षेपित जल, तेल में परिक्षेपित वसा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो, दूध में क्या होता है? जल होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है जी? जल। परिक्षेपण जो माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम जो है क्या होता है जी? जल होता है। परिक्षेपण माध्यम की बात करें तो जल, और जल पानी में क्या होता है? वसा घुला होता है। परिक्षेपित परवास्था जो हो गया, वसा हो गया, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो दूध में क्या होता है? जल में वसा जो है, यानी कि घी जो है, जिसको हम घी निकालते हैं दूध से, वो घुला हुआ रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे बाबू, जल में परिक्षेपित वसा, वसा जो है क्या होता है? बिखरा रहता है। जल में वसा जो है क्या होता है? बिखरा रहता है। ठीक है, चलिए जी आगे चला जाए। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के, कोई अगर गैस है, उसको ठोस पर सांद्रित होना है, तो ये चीजें किन किन बातों पर निर्भर करती है? गैस के ताप पर बिल्कुल करती है, चूंकि क्या होता है? अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, तो उष्मा की वजह से है ना, अधिशोषण क्रिया घट जाती है। ठीक है, गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, अगर गैस पर हम ज्यादा दाब आरोपित करेंगे तो उतना ही क्या होंगे? सांद्रित होंगे। किसी ठोस के सतह पर उतना ही क्या होंगे? सांद्रित होंगे। ये ठीक है। गैस की प्रवृत्ति पर ऐसा देखा गया है कि जो गैस आसानी से द्रवित हो जाती है, उनका सांद्रण जो है ज्यादा होता है। किसी ठोस के सतह पर उनका सांद्रण क्या होता है? ज्यादा होता है, मतलब उनका अधिशोषण ज्यादा होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी के सभी हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे बाबू, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है। अगर द्रव, परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षेपित प्रवास्था भी द्रव हो, मतलब अगर द्रव में द्रव को बिखेर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बाबू हम लोग पायस कहते हैं। उसको पायस या इमल्सन कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं जी? पायस है, उसको इमल्सन कहा जाता है। मतलब द्रव में द्रव का जो कोलाइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे जी? पायस या इमल्सन कहते हैं बाबू, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए जी नेक्स्ट। ब्राउनियन गति का कारण है। द्रव वास्तव में ताप का उतार चढ़ाव, कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात, कणों का आकार। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम से जल हो गया। जल में हमने क्या किया? वाष्प घुला दिया, तो क्या होगा कि जो जल के कण है और जो वाष्प कण है उनके बीच टक्कर होगा, संघात होगा। टक्कर की वजह से, मतलब पानी कण तो है ही, पानी के कण तो है ही, और उस पानी के कण और अपने वसा यानी जो घी है उसके भी कण है, तो दूध में क्या होगा? जल के कण और पानी कण जो टकराते रहते हैं, उसी को जिसके कारण क्या होता है? जो कोलाइडी कण है वो टेढ़े मेढ़े गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों में टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, उसी टेढ़ी मेढ़ी गति को बाबू ब्राउनियन गति कहा जाता है। और ये ब्राउनियन गति क्यों होती है? क्योंकि जल के भी अपने कण है और इधर वासा के कण है, दोनों के बीच टक्कर यानी संघात होता रहता है, इसीलिए जो है जिग जैग गति करते रहते हैं कोलाइड के जो कण होते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। चलो ये आसान सा क्वेश्चन आ गया। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण, जैसे ठोस में द्रव को परिक्षेपित कर दिया जाए तो बाबू उसको हम जेल कहते हैं। आपने जेली देखा होगा, तो जेली क्या होता है? ठोस में द्रव का परिक्षेपण होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। आप लोग कमेंट करते रहिए, सबको जोड़िए, तो थोड़ा एक बार लिंक को शेयर करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। आइसक्रीम बनाते समय बाबू जिलेटिन का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? चलो इसको अच्छा समझते हैं। जिलेटिन से आइसक्रीम का स्वाद अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है स्वाद का। जिलेटिन बर्फ के कणों को बांधे रखती है। जिलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है।
जिलेटिन आइसक्रीम का मूल्य घटाने के लिए मिलाई जाती है, तो होगा नहीं। जिलेटिन बर्फ के कणों को बांधे रखती है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, वो क्या करती है, जिलेटिन जो है बर्फ के जो कण है उसको स्कंदित होने से रोकती है। नहीं तो स्कंदित जब होगा तो उसमें जो मलाई है वो अलग हो जाएगा, उसमें का पानी अलग हो जाएगा, बिल्कुल आइसक्रीम खराब हो जाएगा। तो जिलेटिन जो है रक्षण के लिए, जिलेटिन का उपयोग आइसक्रीम में रक्षा करने के लिए, रक्षण के रूप में उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, रक्षण करती है, स्कंदन से रक्षण करती है। नेक्स्ट, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कुलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ कण और आयन, ठीक है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कुलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं, परंतु कोलाइड के कण नहीं, कोलाइड के कण जो है नहीं निकलते हैं। चलिए बता दीजिए कमेंट करके क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट करके बता दो। चलो बताओ, आसान क्वेश्चन आ गया। उसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको बाबू, हम लोग डायलिसिस यानी अपवहन कहते हैं। और इस विधि द्वारा, अपवहन विधि द्वारा कोलाइडी कणों का शुद्धिकरण किया जाता है। जिस कोलाइडी कण को शुद्ध करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में भर करके उसको बांध करके तब उसको क्या करते हैं जी, हम उसमें जल प्रवाह करते हैं। ऐसा करने से उसमें जो अशुद्धियां होती है उसको पार करके निकल जाती है और शुद्ध कोलाइड क्या होते हैं, बच जाते हैं। बस में गया ना। तो ये हम अपवहन डायलिसिस द्वारा क्या किया जाता है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, बादल, कोहरा, कुहासा द्रव गैस के कोलाइडी एरोसॉल है। धूम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, धूम जो है वो किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। धूम, धुआं जो होता है, धुएं में क्या होता है, ठोस गैस। धुएं में क्या होता है, बादल, कोहरा, कुहासा द्रव गैस कोलाइडी एरोसॉल है। धूम जो है किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, तो धुआं और ठोस, मतलब कि गैस और ठोस, याद रखें गैस और ठोस का। हाँ जी, ए होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा। बी कैसे हो जाएगा जी, बी नहीं होगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइड जो है कहलाते हैं। ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं जी, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं बाबू क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। नहीं, अनुत्क्रमणीय नहीं होंगे जी। द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड मतलब क्या होता है, जिनमें कणों का जो लगाव होता है जल से ज्यादा नहीं होता है, जल विरोधी, जल से कम लगाव होता है। तो ये जो होते हैं बाबू उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं जी, ये उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, दूध एक उदाहरण है। दूध क्या है, दूध मतलब कि जल है, जल में वसा घुला रहता है, पायस है। दूध क्या है जी, पायस है, इसको इमल्सन कहिए, पायस है इमल्सन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, ये हो गया। संकीर्ण ऊर्जा को घटाता है, अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपरिवर्तित, ये सभी काम करता है। अभिक्रिया के वेग को घटाया बढ़ा सकता है, और जो अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, जिसको हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। मतलब अभिकारक अणुओं को टक्कर के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको बाबू हम लोग संकीर्ण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करता है कि अभिकारक का जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देता है और अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। तो ये उत्प्रेरक ये सभी के सभी काम है, उत्प्रेरक जो है ये सभी काम करते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, ये सभी काम करते हैं। ठीक है, चलिए जी, उत्प्रेरक ये सभी काम करते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए बाबू। चलिए ठीक है, चलिए लिंक को शेयर करते रहे, थोड़ा कमेंट करते रहे, सभी का काम है इनका। अगला क्वेश्चन है जी, तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है। तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है, मतलब ताप बदलने पर उसका जो है जाइमेज, देखो अब जाइमेज जो है एक जे उत्प्रेरक है। ठीक है, तापक्रम के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक एक जे उत्प्रेरक है, और जे उत्प्रेरक होने के कारण ताप बदलने पर इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण प्रयुक्त उत्प्रेरक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए हम किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, निकिल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है जी, निकिल का उपयोग किया जाता है। तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जल्दी कमेंट करके बता दो। अरे वही तो, अभी तो क्वेश्चन आया था, वही होगा, निकिल होगा इसका। ये कहां से हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे।
हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में एफी उत्प्रेरक के लिए वर्धक काम कौन करता है? हैबर प्रक्रम में जो बाबू जब अमोनिया का निर्माण होता है N2+H2, ठीक है, इसमें उत्प्रेरक के रूप में हम लोग एफी का उपयोग करते हैं। अब ये दोनों मिलकर के अमोनिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं जी? अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर के अमोनिया बन गया इधर। इसमें एफी जो है उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन एफी की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए इसमें हम लोग एमओ का भी उपयोग करते हैं, ठीक है, मोविडियम का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखेंगे तो हम लोग का एमओ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एमओ जो है वर्धक है। एमओ क्या करता है? अभिक्रिया से कोई मतलब नहीं है। अभिक्रिया के तब को ये घटाएगा बढ़ाएगा। ये क्या करता है कि एफी की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। बस में गया ना, तो ये इसका आंसर होगा। बस में गई। चलिए आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्प्रेरकीय गुण प्राय दर्शाते हैं। देखो उत्प्रेरकीय गुण जो है बाबू संक्रमण तत्व दर्शाते हैं। आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वे जो है संक्रमण तत्व कहलाते हैं, और वे जो है उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। जैसे एफी हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट है, निकेल हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये के सभी जो है उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है। निकेल हो गया, एफी हो गया, ठीक है, ये जितने कोबाल्ट हो गए ये सभी उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, और ये सभी के सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं, और डी ब्लॉक के तत्व को बाबू हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, वर्धक का कार्य है। वर्धक क्या करता है? मॉडरेटर क्या काम होता है? अभिक्रिया के दर को बढ़ाना बिल्कुल नहीं, अभिक्रिया के दर को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। अभिक्रिया के ताप को बढ़ाना ये भी नहीं करता है। अभिक्रिया के उत्पादों की क्षमता को बढ़ाना ये भी नहीं करता है। अभी कुछ देर पहले हम देखे थे कि वर्धक का यही काम है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एग्जांपल हम लिए थे कि N2+H2 ये दोनों मिलकर के एफी की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए जी, यहाँ पर हम 3 लगा लेंगे, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए। ये हो गया आपका उत्प्रेरक। ये क्या हो गया जी? उत्प्रेरक। और इसमें हम एमओ को लिए थे, तो एमओ क्या करेगा? एमओ क्या करेगा कि ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा, एफी की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। बस समझ गया ना। तो हम लोग का ये वाला आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना। मतलब एमओ क्या करेगा कि एफी की सक्रियता को क्या करेगा? बढ़ा देगा, ठीक है। तो हम लोग का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। चलिए आगे, ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है। यहां ग्लिसरीन है, देखिए अभी इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है। H2O2 का जो अपघटन क्या होता है? मंद हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? ग्लिसरीन की उपस्थिति में। तो ग्लिसरीन यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को कम कर दे रहा है। जो भी पदार्थ अभिक्रिया के वेग को कम कर दे उसको बाबू हम लोग अभिक्रिया का विष कहते हैं। अभिक्रिया विष या उत्प्रेरक विष कहते हैं उसको। यहाँ पर ग्लिसरीन जो है उत्प्रेरक काम कर रहा है। ग्लिसरीन क्या कर रहा है? अभिक्रिया के वेग को कम कर दे रहा है। तो यहाँ पर ग्लिसरीन जो है इसको हम क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक विष बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसको क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक विष हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा जी? बी होगा। थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए इसको। ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है। यहां ग्लिसरीन जो है, अच्छा हाँ सॉरी, संबंधक है। ये क्या करता है कि संबंधक होगा, विष नहीं होगा। विष तो वो होगा जो ग्लिसरीन की क्रियाशीलता को कम कर देता है, ये खत्म कर देता है। यहां पर अवमंदक या संबंधक होगा। ये क्या कर रहा है कि इसका अपघटन का जो दर उसको कम कर दे रहा है, तो संबंधक होगा। बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे आप लोग ध्यान दीजिए जरा सा। एंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से एंजाइमों की बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? आपको कमेंट करके बताना है। देखो यहाँ पे एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता ताप एवं पीएच परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। एंजाइमों की उत्प्रेरक क्रिया अति विशिष्ट होती है, सही है। एंजाइम शरीर की क्रियात्मक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, ये भी सही है। एंजाइम बहुत विशिष्ट, इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। एंजाइम जो होते हैं किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए काम करते हैं, इससे नहीं कि सभी अभिक्रिया के लिए काम करते रहेंगे। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। समझ में गया? अब देखिए यहाँ पे एंजाइम शरीर क्रियात्मक अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। एंजाइम क्या करता है? हमारे बॉडी में होते हैं और हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, तो ये भी सही है। एंजाइम उच्च अणु भार के प्रोटीन है, ये भी सही है। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं उच्च अणु भार वाले, ये भी सही है। जो जीवित कोशिका में उत्पन्न होते हैं, एंजाइम हमारे बॉडी में बनते हैं, जीवित कोशिकाओं में बनते हैं, सजीवों में बनते हैं। लेकिन जब ये 3 सही है तो एक ही ना कोई गलत होगा इसमें से।
तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है कि एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता ताप एवं पीएच परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, ये जो ऑप्शन है क्या आप लोग का गलत है, बिल्कुल होती है। ठीक है, चलिए जी, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, बहुत बढ़िया। ए सुहानी, इसको ब्लॉक कीजिए तो। चलिए बहुत बढ़िया जी, चलिए आप लोग अपना क्लास करते रहें, ठीक है, बाकी अननेसेसरी बातों पर ध्यान नहीं देना है। चलिए जी, प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए 20 का कार्य करता है। प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए 20 का कार्य, आप लोग अपना क्लास करते रहिए, अननेसेसरी कमेंट में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कुछ लोग का वही काम ही होता है। ठीक है, तो आप लोग अपना काम करते रहें, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, दूसरे के बातों से अपना काम करते रहना है बिल्कुल ही। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, अपना काम करते रहिए। चलिए जी, प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए 20 का कार्य कौन करता है? तो प्लेटिनम बाबू एक उत्प्रेरक है और इसके लिए 20 का काम जो आर्सेनिक ऑक्साइड करता है, आर्सेनिक ऑक्साइड इसके लिए 20 का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में कितनी ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है? आप लोग अपना क्लास लेते रहें, ठीक है। चलिए आप लोग क्लास कीजिए, अननेसेसरी बातें नहीं। चलिए जी, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में कितनी ऊर्जा जो है क्या होती है? चलिए बताइए, कमेंट कर बताइए, छोड़िए आप कमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए, आप लोग अपना क्लास लीजिए, कमेंट पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, आप लोग अपना काम करते रहिए। ठीक है, कुछ लोग है जो ऐसे उल्टा पुल्टा कमेंट करते रहता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग अपना क्लास करते रहिए, बाकी अननेसेसरी बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। चलिए बाबू देखो ध्यान से, तो क्या होता है, भौतिक अधिशोषण लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है 20 से 40, 20 से 40। चलिए आगे ही, ठीक है, चलिए जी कमेंट करते रहिए, आप क्लास जुड़े रहिए। निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक अभिक्रिया गति बढ़ा देता है? अच्छा, क्या करता है उत्प्रेरक, आखिरकार क्या करता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है? उत्प्रेरक आखिरकार क्या करता है कि अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देता है? अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, कह रहे कि निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक अभिक्रिया गति बढ़ा देता है? अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, आणविक टुकड़ों की आवृत्ति, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अणुओं का अनुपात। क्या करता है इसमें से क्या करता है? चलिए देखते रहिए कमेंट, आप लोग अपना क्लास करते रहो, ठीक है। चलो इधर ध्यान नहीं दो, क्या करता है जी, संकीर्ण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अणुओं का अनुपात। ठीक है, जो ये क्या करता है, अणु की औसत गतिज ऊर्जा, आणविक टुकड़ों की आवृत्ति, अभिक्रिया के संकीर्ण ऊर्जा क्या करता है, बढ़ा देता। नहीं, बढ़ा देगा तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, अभिक्रिया तो धीमे हो जाएगी। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा ये संकीर्ण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अणुओं का अनुपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस के, निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? कौन सा है इसमें से जो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है जी, अधिशोषित करता है? बता दीजिए कौन करेगा? सक्रिय चारकोल, सिलिका जेल, प्लेटिनम ब्लेक, लौह चूर्ण। तो मेरे ख्याल से इसको आप लोग देख लेंगे जरा, मेरे ख्याल से इसका सिलिका जेल होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोफिलिक कोलाइड सॉल है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड सॉल है, बता दीजिए। स्टार्च का जो विलयन होता है बाबू, जो स्टार्च विलयन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक कोलाइड सॉल होता है। एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, एक होता है द्रव स्नेही, एक द्रव विरागी। द्रव स्नेही, द्रव विरागी, हाइड्रोफिलिक, द्रव स्नेही। नेक्स्ट, धनावेशित सॉल है, इनमें से कौन सा सॉल जो है धनावेशित है? आपको कमेंट करके बता देना है। चलिए, रक्त नहीं है, धुआं नहीं है, क्ले मिट्टी नहीं है, प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन।
प्रबल अम्लीय विलयन जिलेटिन जो होता है एक धनावेशित सॉल है बाबू, ठीक है। चलिए आगे कमेंट आगे करते रहिए आप लोग। स्व उत्प्रेरण में अभिकारक उत्प्रेरित करता है, ठीक है। अभिक्रिया में उत्पन्न ताप में उत्प्रेरित करता है, ये तो होगा नहीं। प्रतिफल उत्प्रेरित करता है, विलायक को उत्प्रेरित करता है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि बाबू प्रतिफल जो है वही उत्प्रेरक काम करने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्व उत्प्रेरण में क्या होता है, प्रतिफल जो होता है वही जो है उत्प्रेरण काम करने लगता है। बहुत बढ़िया जी, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहे, ठीक है। प्रतिफल उत्प्रेरित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लायोफिलिक सॉल बनाने में व्यवहार नहीं किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग जो है हम लोग लायोफिलिक सॉल बनाने में उपयोग नहीं कर सकते हैं? किसका उपयोग हम लोग, है ना। चलिए स्टार्च का, ये तो है ही, गोंद भी है, जिलेटिन भी है, लेकिन धातु का जो सल्फाइड है इसका उपयोग हम लोग, ये सब जो है लायोफिलिक सॉल है, ये सब लायोफिलिक सॉल है, लेकिन हम लोग धातु का सल्फाइड उपयोग नहीं कर सकते हैं कि क्या बनाने के लिए, लायोफिलिक सॉल बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए बाबू, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है? किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है, बताइए। विषमांगी उत्प्रेरण से। किससे जी, विषमांगी उत्प्रेरण से। बी होगा बाबू, बी होगा, ठीक है, बी होगा। चलिए, किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है? तो विषमांगी उत्प्रेरण की। नेक्स्ट, पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है कहलाता है। पदार्थ जिसके पृष्ठ पर, जैसे हमने क्या किया कि अपना मोबाइल ले लिया, ठीक है, मोबाइल के सतह पर धूल कण आकर जमा हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अधिशोषक। क्या बोलेंगे जी, अधिशोषक। और धूल कण आके जो जमा हो रहा है, धूल कण को हम अधिशोषित पदार्थ बोलते हैं। जिस सरफेस पे जमा होगा उसको अधिशोषक, और जमा होने वाले पदार्थ को हम लोग अधिशोष्य पदार्थ कहते हैं। बस में गया ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है कहलाता है अधिशोषक कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है जी, अधिशोषक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जी, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। चलिए अभी कुछ देर पहले इसको हम लोग डिस्कस किए थे। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? अधिशोषण की प्रक्रिया बाबू ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है जी, ऊष्माक्षेपी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक आखिरकार क्या करता है कि अभिक्रिया तेजी से होने लगता है? अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। एंथैल्पी को घटाकर, आंतरिक ऊर्जा कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। उत्प्रेरक क्या करता है कि जो अभिकारकों का जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देता है। और जैसे ही सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, उत्प्रेरक का काम ही है, उत्प्रेरक क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो अभिक्रिया तेजी से होने लगती है। याद रखिएगा इसको। जब भी उत्प्रेरक का यही काम ही है कि अभिकारक का जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम कर देना, ताकि टुकड़ों की संख्या बढ़ जाए और अभिक्रिया जल्दी से ज्यादा होने लगे, मतलब तेजी से होने लगे। नेक्स्ट, जे उत्प्रेरक होता है एक एंजाइम, एक कार्बोहाइड्रेट, एक एमिनो अम्ल, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार। क्या होता है जे उत्प्रेरक? जे उत्प्रेरक जो हमारे बॉडी में होते हैं क्या होते हैं? जे उत्प्रेरक क्या होते हैं? एक एंजाइम होते हैं बाबू। जे उत्प्रेरक क्या होते हैं? एक एंजाइम है, ठीक है। चलिए जी, एक एंजाइम है जे उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है द्रव्यमान पर बिल्कुल नहीं, विलेयता पर बिल्कुल नहीं, कणों के आकार पर। उत्प्रेरक अगर सूक्ष्म विभाजित अवस्था में रहेगा, जितना सूक्ष्म विभाजित अवस्था में रहेगा उत्प्रेरक, वो उतने ज्यादा क्रियाशीलता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो कणों के आकार पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट, एंजाइम के संदर्भ में सही है। एंजाइम के संदर्भ में सही है। ये विशिष्ट जैव उत्प्रेरक है जो समानता बहुत कम ताप पर कार्य करते हैं। समानता या विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं और क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं। एंजाइम वे विशिष्ट जैव उत्प्रेरक है जिसे विष नहीं दिया जा सकता है। एंजाइम वे विशिष्ट जैव उत्प्रेरक है जिसमें सुपरिभाषित सक्रिय केंद्र होते हैं। इनमें एंजाइम के संदर्भ में सही है। एंजाइम के संदर्भ में सही है। ये विशिष्ट जैव उत्प्रेरक है जो समानता बहुत कम ताप पर कार्य करते हैं।
समानतः ये विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। ऐसा विषमांगी उत्प्रेरक तो कोई चांस नहीं है, ये तो कुछ सही कर रहे कुछ गलत कर रहे तो होगा नहीं। एंजाइम वे विशिष्ट उत्प्रेरक है जिसे विष नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल दिया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गया। ये विशिष्ट उत्प्रेरक है जो समानता बहुत कम ताप पर 100 के प्रकार करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबकी अपने अलग ताप पर क्रियाशीलता है, तो हम लोग का ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें ये हम लोग का सही से दिख रहा है थोड़ा सा। एंजाइम वे विशिष्ट उत्प्रेरक है जिसमें सुपरिभाषित सक्रिय केंद्र होते हैं, ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है क्योंकि, ठीक है, अधिक सक्रिय केंद्र बनते हैं, अणुओं की सीमित संख्या, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, ये तो होगा नहीं। अधिक सक्रिय केंद्र बनते हैं, अब हमारे पास ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है बी एंड डी, तो बी एंड डी में से आप लोग बताओ क्या होगा। क्या करते हैं, अगर उत्प्रेरक अगर सूक्ष्म अवस्था में रहेगा तो क्या करेगा, अधिक सक्रिय केंद्र बनाएगा, और अधिक सक्रिय केंद्र बनने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए जी आगे आइए, अगला क्वेश्चन, बादल निम्न में से किसका उदाहरण है। बादल निम्न में से किसका उदाहरण है, बादल निम्न में से किसका उदाहरण आपको बताना है। बता दीजिए कमेंट करके, तो बादल किसका उदाहरण है। बादल, अरे तो द्रव में गैस का, बादल में क्या होता है, बादल में, बादल जो होता है वो द्रव और गैस का मिश्रण होता है। ठोस गैस तो होगा नहीं, इसको हटा दीजिए, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, द्रव एवं गैस का मिश्रण होता है, द्रव का गैस में मिश्रण, ठीक है। चलिए जी, बादल में द्रव जो होते हैं गैस में क्या होते हैं, वायु में द्रव मिश्रित रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ब्राउनियन गति कारण है, ब्राउनियन गति क्यों होता है। ऊष्मा का द्रव अवस्था में परिवर्तन, ये भी नहीं, ये तो होगा नहीं। विद्युत धारा का प्रवाह, ये भी नहीं होगा। कोलाइडिक कण व परिक्षेपण माध्यम के बीच का आकर्षण बल का होना, परिक्षेपण माध्यम कणों का कोलाइडिक कणों पर निरंतर टकराव, ये हम लोग का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको कुछ देर पहले बतेबे किए थे कि परिक्षेपण माध्यम, आज जिसको हम घुलाएंगे उनके बीच लगातार क्या होता रहेगा, टक्कर उनके बीच क्या होता रहेगा, होते रहेगा, और टक्कर की वजह से क्या होता है, ब्राउनियन गति हमको देखने को क्या होता है, मिलता है। बात समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, इनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा। आसान सा क्वेश्चन आ गया, जल्दी बता दीजिए, टिंडल प्रभाव इनमें से कौन सा नहीं दिखाएगा। सस्पेंशन दिखाएगा, इमल्सन दिखाएगा, स्वर्ण विलयन दिखाएगा, शर्करा का, चीनी का विलयन नहीं दिखाएगा, ठीक है। चीनी का जो, शर्करा का जो विलयन हो गया ये बाबू नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें तो प्रकाश तो पार, टिंडल प्रभाव क्या है, जैसे आप दूध एक गिलास ले लीजिए, कांच के गिलास में एक गिलास दूध को लेकर टॉर्च जो हम जलाएंगे तो देखिएगा दूध के कण क्या करते हैं, प्रकाश की जो किरण उनको फैला देते हैं। इसी घटना को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो शर्करा जो चीनी हो गया, चीनी का अगर हम विलयन बनाएंगे, शरबत जब बनाएंगे तो जो विलयन होगा तो ट्रांसपेरेंट होगा, और ट्रांसपेरेंट जब होगा तो प्रकाश सीधे पार कर जाएगा, टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा ही नहीं हमको, समझ गए ना। तो हम लोग का शर्करा विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव स्नेही विलयन अस्थायी होता है क्योंकि, कणों पर आवेश के कारण द्रव स्नेही विलयन अस्थायी होता है क्योंकि, कणों पर आवेश के कारण, ये तो होगा नहीं। परिक्षेपण माध्यम की परतों कणों पर उपस्थित होना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कणों का बड़ा आकार, ये भी नहीं होगा। ये हम लोग का सी वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए, ठीक है, सी वाला ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। कणों पर आवेश कारण तो होगा नहीं, कणों का बड़ा आकार होना, ये भी नहीं होगा। परिक्षेपण माध्यम की परतों के कणों पर उपस्थित होना, परिक्षेपण माध्यम के परतों के कणों पर, ठीक है, सही बोले हो जी, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, ऐसे आप लोग थोड़ा सा इंडिकेट करते रहेंगे। चलिए जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सीएमसी पर सतह कण संगठित हो जाते हैं, सीएमसी क्रिटिकल मिसेल क्या होता है, सीएमसी क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, ये संगठित हो जाते हैं। सीएमसी क्या हो जाते हैं जी, सीएमसी पर सतह कण क्या होते हैं, संगठित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलाइडिक कण पर उपस्थित आवेश को नष्ट करने हेतु किससे प्रयुक्त करते हैं। कोलाइडिक कणों पर आवेश, कोलाइडिक कण पे अगर आवेश हो तो उसको नष्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का
वैद्युत अपघट्य का, धनायन का, इसका नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे, वैद्युत अपघट्य का करते हैं बाबू। ठीक है, किसका करते हैं जी? वैद्युत अपघट्य का करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट, ब्रेडिक आर्क विधि द्वारा किसका कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता? पीटी का बन जाएगा, सिल्वर का बन जाएगा, गोल्ड का बन जाएगा, लोहा का नहीं बन पाएगा बाबू। ठीक है, लोहा नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये तो मुलायम होते हैं, थोड़ा सा बन जाएंगे। नेक्स्ट, कोलाइडो में व्यास का परास, कोलाइडी कणों का जो व्यास का परास होता है वो क्या होता है? कोलाइडी कणों में व्यास का जो परास है वो क्या होता है? 1 से 100 नैनोमीटर। कोलाइड के जो कण होते हैं बाबू, उनका जो व्यास होता है 1 से लेकर के 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होगा, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, जल्दी कमेंट करके बता दो। गोंद में, स्टार्च में, अंडे के एल्यूमिन में, जिलेटिन में। जिलेटिन में गोल्ड नंबर सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए, कोहरा निम्न में से किस प्रकार कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? कोहरा आप लोग कमेंट करके बता दो। कोहरा जो है, कोहरा बी, बहुत बढ़िया जी, सुहानी, सोनू, मासूम। देखो, द्रव का कोहरा, कुहासा जो हो गया, द्रव का गैस में विलय, द्रव का किस में जी? गैस में क्या होता है? द्रव घुला रहता है, उसी को हम कोहरा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्टिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोलाइडी कणों का अवक्षेपण होता है, कोलाइडी कण का शुद्धिकरण होता है, ये तो होगा नहीं। अवक्षेप का कोलाइडी सॉल्व में परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। कोलाइडी कणों का वैद्युत क्षेत्र में गमन, ये भी नहीं होगा। कोलाइडी कणों का पेप्टिकरण में क्या होता है? कोलाइडी कणों का अवक्षेपण होता है। कोलाइडी कणों क्या होता है बाबू? अवक्षेपण होता है। ठीक है, कोलाइडी कणों का क्या होता है जी? अवक्षेपण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा। निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है, हाइड्रोफोबिक, जल विरागी, स्टार्च नहीं है तो है, स्टार्च जो है लायोफिलिक है, ये भी लायोफिलिक है, लायोफिलिक है। सल्फर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक कोलाइड हो जाएगा। सल्फर क्या हो जाएगा जी? हाइड्रोफोबिक, जल विरोधी, चाहे जिसको हम लोग जल विरागी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त पोटेशियम मेटासल्फाइड है। खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त मेटा, जो खाने वाला सामान है उसमें हम लोग पोटेशियम मेटासल्फाइड का उपयोग करते हैं। और ये क्या करता है? खाने वाले सामानों को सुरक्षित रखता है। ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हमारा भोजन हो गया, अगर हम भोजन को बना कर रख देंगे तो कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा? अभिक्रिया जितनी तेजी से होगा वो खराब हो जाएगा। ये क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को धीमा कर देता है। विषमांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक काम करता है बाबू। ये क्या करता है कि अभिक्रिया का जो वेग उसको कम कर देता है, और खाने वाला जो सामान है लंबे समय तक क्या होता है? सुरक्षित रहता है। लंबे समय तक क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? ठीक है, रासायनिक बल ये तो होगा नहीं, विद्युतीय बल नहीं होगा, गुरुत्वीय बल नहीं होगा, वंडरवाल बल द्वारा। किस बल द्वारा? एक कमजोर बल होता है, जैसे कि हमारा मोबाइल का डिस्प्ले हो गया, उस पर धूल कर एकत्रित हो गया, शानित हो गया, उसको हटा भी सकते हैं आसानी से ना, तो वंडरवाल बल कमजोर बल होता है, रासायनिक बल तो होगा नहीं, समझ गया ना? तो हम लोग का यही होगा। ठीक है, चलिए जी आगे क्वेश्चन देखा जाए। आगे देखिए, ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, एंथैल्पी व एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होते हैं, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण की अधिक विशिष्ट होती है, या उत्क्रमण पर कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है? यह ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा सही है? यह उत्क्रमणीय है, तो सही है बिल्कुल। रासायनिक अधिशोषण भौतिक की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होती है, भी सही है। ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, नहीं घट जाती है। ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि अधिशोषण जो क्या होता है, उसमें क्षेपी प्रक्रम है, ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। तो हम लोग का ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है कि भौतिक अधिशोषण हेतु इनमें से कौन सा सही नहीं है। अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है, नहीं घटेगा। जैसे ताप हम बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहीं पर हमको आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक मतलब कि जलरागी, जलरागी कोलाइड है।
लायोफिलिक कोलाइड है, कौन सा है? तो क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा है। गोंद है, रक्त तो है ही, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा जी? कुहासा होना चाहिए। नहीं, वैसे कैसे हो जाएगा? गोंद हो जाएगा। क्या होगा जी? गोंद होगा इसमें। निम्न में से कौन लायोफिलिक है? लायोफिलिक मतलब कि जलरागी, गोंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें जी? गोंद हो जाएगा। गोंद जो है लायोफिलिक कोलाइड है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? कौन सा गुण जो है स्वतंत्र है? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? टिंडल प्रभाव, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, स्कंदन, वैद्युत कण संचालन। टिंडल प्रभाव क्या भी हम देखबे किए कि प्रकाश के मार्ग को फैला देना, तो इससे आवेश का कोई लेना देना नहीं, इसमें टिंडल प्रभाव हो जाएगा जी। टिंडल प्रभाव का आवेश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आरोपित वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडिक कणों की गति कहलाती है। आरोपित वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडिक कणों की गति क्या कहलाती है? जल्दी कमेंट करके बता दो, यह आसान सा क्वेश्चन है। आरोपित वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडिक कणों की गति, वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडिक कणों की गति क्या कहलाती है? वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन क्या कहलाती है जी? वैद्युत कण संचलन कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट, कोलाइडिक घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? छानना, कोलाइडिक कणों का शुद्धिकरण छानकर, केंद्र प्रसारण, डायलिसिस, ऑस्मोसिस। डायलिसिस द्वारा किया जाता है, अपवहन द्वारा किया जाता है। इसी को डायलिसिस को हम लोग अपवहन कहते हैं। किसको द्वारा करते हैं जी? अपवहन द्वारा करते हैं। नेक्स्ट, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। पृष्ठ पर, केवल पृष्ठ के ऊपरी सतह पे, अगर पृष्ठ पर आणविक स्पीसीज के केंद्रीकरण, अगर किसी सतह पर कोई स्पीसीज जाके जमा हो रहा है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तो पृष्ठ पर जब होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अधिशोषण कहते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं उसको जी? अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण कहते हैं उसको, नहीं अधिशोषण उसको बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पायस्ती कारक है? जल नहीं है, NaCl भी नहीं है, तेल भी नहीं है, साबुन है। साबुन क्या है जी? पायस्ती कारक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? ये जो क्वेश्चन 2 बार हो गया, गोंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया? जल्दी बता दीजिए। रासायनिक अधिशोषण क्या है? उत्क्रमणीय है, रिवर्सेबल है, ठीक है। मोबाइल के डिस्प्ले पे धूल कण जमा हो गया, हम उसको फिर वापस हटा देंगे। उत्क्रमण मतलब फिर रिवर्स हो जाए, बैक चला जाए, उसको हम उत्क्रमणीय बोलते हैं, ठीक है। तो बाबू आज के सेशन में इतना ही। आप लोग पढ़ाई में बनते रहिए, अच्छा से अपना पढ़ाई करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। कल की हमारी जो क्लासें हैं वो 7 बजे से होगी। कल का हम लोग 3 सेशन करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। बायो का 5वां चैप्टर होगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री का 6ठा चैप्टर होगा। तो आप लोग क्लास में बने रहे, एक एक क्वेश्चन में देखते रहेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।